हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं यूपी पीजीटी में यूनिट नंबर 4 जो मैंने बनाया तो उसमें संघर्षवाद का सिद्धांत ये आपका है। थोड़ा सा तबीयत नासाज होने के कारण बीच बीच में आपको डिस्टरबेंस रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे कि संघर्षवाद। देखिए अभी तक आपने प्रकारवाद पढ़ा। मैकावेरी पेज ये कहते हैं कि समाज में संघर्ष भी है और सहयोग भी है, या समाज संघर्ष से काटा हुआ सहयोग है, ठीक है, या समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। इसी तरीके से डैरेन डार्क भी कहता है कि समाज में सहयोग और जो संघर्ष है ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कहीं ना कहीं संघर्ष भी है। अब 90% जो थिंकर है वो ये मानते हैं कि प्रकारवाद मेन थ्योरी है समाजशास्त्र के अंदर, लेकिन जो इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो एक बड़ा सिद्धांत प्रकारवाद के खिलाफ खड़ा होता है वो संघर्षवाद है। और लोग मानते हैं कि बिना संघर्षवाद के समाज में परिवर्तन आता ही नहीं है, यानी सोशल चेंज के लिए कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एसेंशियल है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि इसके और जो संघर्षवाद है इसके जो मतलब कहा जाता है कि समाजशास्त्र में जो जनक है उनको प्रतिस्थापित जनक के रूप में कार्ल मार्क्स का नाम लिया जाता है, ठीक है। यद्यपि उन्होंने इसको हीगल से ग्रहण किया हुआ है, लेकिन प्रतिस्थापित करने का श्रेय जो है संघर्षवादी प्रमुख जो शुरुआत करते हैं वो कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। तो देखिए, समाजशास्त्र की सैद्धांतिक प्रतिस्थापनाओं में प्रकारवाद के पश्चात सर्वाधिक चर्चित और आलोचित, ठीक है, संघर्षवादी प्रस्तावना को सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने ही प्रस्तुत किया। यानी अगर संघर्षवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाएगा तो आप कार्ल मार्क्स को लगाएंगे। अब कार्ल मार्क्स चूंकि यंग हीगेलियन क्लब का सदस्य था छात्रों, और हीगल इनके गुरु थे, वो विचारों में द्वंद्व की बात करते थे, ठीक है, वो विचारों में द्वंद्व की बात करते थे। कहते थे कोई वाद होता है तो उसका प्रतिवाद खड़ा होता है, और वाद और प्रतिवाद के मध्य में जब समन्वय बैठ जाता है तो संवाद होता है, ठीक है। तो वाद प्रतिवाद, उसके बाद में संवाद, और वह संवाद कुछ दिन बाद वाद बन जाता है, और पुनः वाद के बाद में फिर प्रतिवाद, और ये चक्र चलता रहता है। इस तरीके से बात करते हैं। तो मार्क्स ने अपने विचारों में वास्तविकता, जो वास्तविक जगत है, ठीक है, वास्तविक जगत की, वास्तविकता की जगह पे वास्तविक जगत, वो कहते हैं कि समाज वास्तविकता, वो एक लाइन कहते हैं कि दुनिया भर के जो वैज्ञानिक है, समाज विज्ञानी हैं या सामाजिक विचारक हैं, वो दुनिया को सिर्फ समझने का प्रयास नहीं है कि ये दुनिया है क्या, लेकिन प्रश्न है इसे बदलने का, ठीक है, इसको चेंज कैसे किया जाए, बदलाव कैसे लाया जाए, और उन्होंने संघर्षवादी उपागम को प्रतिस्थापित किया। तो मार्क्स अपने विचार में वो वास्तविक जगत को लेकर के आते हैं। यानी मार्क्स की जो थ्योरी है छात्रों, उसमें प्रैक्टिस है, थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकली की बात करते हैं, तो इसीलिए कभी कभी प्रैक्टिस वर्ड यूज किया जाता है मार्क्स के लिए। प्रैक्टिस का मतलब हो गया कि वो प्रैक्टिकली बात करते हैं, वो केवल हवा में नहीं बात करते, वो कहते हैं थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो वास्तविक जगत, इसीलिए इनको वास्तविक जगत, ठीक है, फोकस करते हैं, जिसे उन्होंने मौलिक जगत की संज्ञा दी। कहा कि वास्तविकता को समझिए, संघर्ष है जीवन में, ठीक है। अगर इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, काल्पनिक मौल, तो फिर अगर आप ये कहते हैं कि सब कुछ प्रकार प्रकार है तो ये गलत है। अगर आप चेंज लाना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए वास्तविक जगत को उन्होंने मौलिक जगत की संज्ञा प्रदान की और इसी को केंद्र में रखा, तथा उसी के परिप्रेक्ष्य में, कहा उसी के परिप्रेक्ष्य में अपने संघर्षवादी विचारों को प्रस्तुत किया है। तो अब आप समझ गए होंगे, वो कहते हैं कि वास्तविक जगत क्या है। ये एक लाइन भी उनकी कब्र, जो कार्ल मार्क्स की कब्र है, उस पर लिखा भी गया है कि अब तक के समस्त अस्तित्वमान समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो बिल्कुल सही बात है छात्रों, कहीं ना कहीं आप भी देखिए कि जिंदगी तब से लेकर और आज तक आज भी आपके मध्य में संघर्ष है। क्या आप जॉब प्राप्त कर लेते हैं, या आप कभी बड़े हो जाते हैं और बड़े बन जाते हैं, तो क्या संघर्ष समाप्त हो जाता है? नहीं, संघर्ष कंटिन्यू आपके साथ में जुड़ा रहता है, ठीक है। अब फिर ये प्रश्न बन जाए कि क्या केवल संघर्ष ही संघर्ष रहता है? तो नहीं, संघर्ष के साथ साथ में प्रकार भी रहते हैं, लेकिन सोशल चेंज के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष एक आवश्यक पहलू के रूप में हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ये और संघर्ष में ये भौतिकतावाद को और आर्थिक को प्रमुख केंद्र में मानते हैं, भौतिकतावाद को केंद्र में मानते हैं। लेकिन ये जो संघर्षवाद का विचार है, ये कहाँ से उन्होंने ग्रहण किया है कि वाद प्रतिवाद और संवाद, इस अवधारणा को उन्होंने हीगल से ग्रहण किया है। तो ये कभी क्वेश्चन पूछा जाए वाद प्रतिवाद संवाद, तो ये क्या है, ये उन्होंने हीगल से ग्रहण किया। लेकिन ये हीगल जो है
ये भी कहता है विचारों में, जो विचार है, थॉट्स है, उसमें क्या होता है, वाद होता है, फिर प्रतिवाद। आपके मन में कोई थॉट्स आया, उसके विरुद्ध में कुछ लोग उसके थॉट बताएंगे और फिर दोनों मिलकर के संवाद होगा, कुछ दिन बाद वो बात बन जाएगा और पुनः उस बात का फिर से संवाद होगा, ठीक है। तो ये वाद, फिर प्रतिवाद और संवाद, यानी थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि ये जो वाद प्रतिवाद और ये है, तो इन्होंने कहा कि विचारों में द्वंद्व का कोई प्रश्न नहीं है, सारा खेल क्या है, भौतिकतावाद से संबंधित है, मेटेरियलिज्म से है, पदार्थों से है। इसीलिए एक स्थान पर कार्ल मार्क्स ने कहा कि हमने हीगल को सर के बल खड़ा पाया, सर मतलब विचारों के बल खड़ा पाया, ठीक है, और हमने उनको पैरों के बल खड़ा कर दिया। यानी वास्तविकता है कि जिस जमीन पर आप खड़े हैं वो कोई ना कोई भौतिक पदार्थ है, इसीलिए इनको जो है भौतिक निर्धारणवादी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। इन्होंने द्वंद्ववाद दिया, लेकिन भौतिक द्वंद्ववाद की बात की, ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात की है। इन्होंने विचारों में द्वंद्व की बात नहीं की कार्ल मार्क्स जी ने। उन्होंने द्वंद्व किसमें कहा है, वो कहा भौतिक पदार्थों में। जैसे यहाँ पर आप किस चीज, आपके पास में कौन से संसाधन है, द्वंद्व वहां पर है आपके पास में, हैव एंड हैव नॉट का द्वंद्व है। अब हम लोग बात करेंगे कि मार्क्स के संघर्षवादी सिद्धांत को कैसे एलैबोरेट किया जाए, कैसे उनका ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है कैसे। देखिए ये शोषण, ठीक है, और परकीयकरण यानी जिसको एलिनेशन कहते हैं, ठीक है, वर्ग चेतना और ऐतिहासिक भौतिकवाद, पूंजीवाद, अतिरिक्त मूल्य, वर्ग संघर्ष, सर्वहारा और साम्यवाद तथा वर्ग विहीन समाज यानी जिसको हम साम्यवाद कहते हैं, ठीक है, ये जैसी मौलिक और बहुविश्लेषित अवधारणाओं को एक व्यवस्थित और वैचारिक समन्वय पर आधारित कर रहा है। यानी इनका जो पूरा का पूरा थ्योरी है छात्रों, वो इन थ्योरियों को जितनी चीजें यहाँ पर हैं इनको बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब आप इसमें सबसे पहले देखिए कि कैसे एलिनेशन हो जाता है, परकीयकरण जिसको कहते हैं, हिंदी में इसके भिन्न भिन्न नाम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एलिनेशन कैसे एलिनेटेड हो जाता है, व्यक्ति अपने आप से अलगावित हो जाता है, इसी को अलगाव भी कहते हैं, ठीक है, परकीयकरण या अलगावित भी कहते हैं, अलगावित, ठीक है। तो अलगावित या तो इतने थ्योरी लर्न करके रखिएगा, एलिनेशन का कॉन्सेप्ट देगा तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा, वर्ग चेतना की बात करेगा तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करेगा तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा, पूंजीवाद का स्टार्टिंग कार्ल मार्क्स हो जाएगा, सरप्लस वैल्यू अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स हो जाएगा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स हो जाएगा, सर्वहारा वर्ग जो प्रोलेटरिएट है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया, ठीक है। साम्यवाद यानी जो वर्ग विहीन समाज है इसकी बात, ठीक है, या समाजवाद की भी बात, यहाँ पर साम्यवाद है और साथ ही साथ समाजवाद की भी बात ये करता है, ठीक है। तो समाजवाद और साम्यवाद, वर्ग विहीन, इन सब जितनी मौलिक अवधारणा इनको बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से एक समन्वय करके उन्होंने प्रस्तुत किया। तो अब हम लोग इसमें बताएंगे कि वो कैसे कैसे कर करके और उनकी पूरी थ्योरी में ये सब चीजें कैसे जुड़ जाती हैं, ठीक है। और इसी में एक और भी अवधारणा आती है छात्रों, कोमोडिफिकेशन, ठीक है, कोमोडिफिकेशन। कोमोडिफिकेशन का मतलब होता है, इसको पर्णीकरण कहते हैं, पर्णीकरण, ठीक है, पर्णीकरण यानी कि जो बाजारीकरण हो जाता है, ठीक है। तो बाजारीकरण भी कैसे हो जाता है इस पर भी वो चर्चा करते हैं। तो इतनी चीजें यहाँ पर दिए गए हैं, इनको हम लोग 1 to 1 करके अब एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको देख, कैसे एक घटना दूसरे घटना से जुड़ी हुई इसको देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं मार्क्स के अनुसार, वो कहते हैं इतिहास के दोहरे आयाम है, यह मनुष्यों के प्रकृति पर बढ़ते हुए नियंत्रण का इतिहास है। इतिहास के दोहरे आयाम है, कौन कौन सा आयाम है, पहली बात तो यह है कि जैसे जैसे मनुष्य का इतिहास बढ़ता गया वो प्रकृति पर मशीनों के माध्यम से, भौतिक पदार्थों के माध्यम से धीरे धीरे करके नियंत्रण बढ़ाता गया, और ठीक उसी समय यह मनुष्यों के बढ़ते हुए अलगाव का भी इतिहास है। मतलब जैसे जैसे सुविधाएं, जैसे जैसे चीजें आपके पास में बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे चीजें आप पास इंक्रीज, वैसे वैसे आप अलगावित भी होते जाते हैं, ठीक है, आप प्रकृति से अलगावित। जैसे आप नेचर में सबसे पहले रहते हैं, नेचर ही आप मेन रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके पास में भौतिक पदार्थ आते आते हैं, ऐसे ऐसे आप समाज से, प्रकृति से दूर होते चले जाते हैं और आपकी एक अलग दुनिया बस जाती है। तो बिल्कुल सही बात है। अब आप गर्मी में कहाँ रहते हैं, एसी में रहते हैं, कमरे में, नेचर में जाने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है।
तो ये दोनों चीजें हैं, एक तो प्रकृति पर नियंत्रण बढ़ रहा है मनुष्य का, और ठीक उसी समय अलगावित, जैसे अगर हम लोग बात करें, आपने देखा होगा कि एक समय हुआ करता था छात्रों, जब हम लोग किताब कॉपी नोट्स इन सब चीजों से बड़ा नाता रिश्ता रहता था, ठीक है। और आज की डेट में अगर आप कहीं ना कहीं देखिए कि आपको एक क्या होता है कि नोट्स अवेलेबल करा दिया जाता है, डिजिटली नोट्स अवेलेबल करा दिया जाता है। अब आप क्या करते हैं, आप कहीं जाते हैं तो उस मोबाइल को ही लेकर चलते हैं, अलगावित हैं, आप अन्य चीजों से अलगावित हो गए, आप केवल एक चीज लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके लाइब्रेरी इन सब चीजों से, क्यों, क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो जो अलगाव है, ठीक है, पहले एक समय करता थे कि जब आप कभी दावत देने के लिए एक कार्ड भेजा करते थे, उसके घर पे जाया करते थे, और अब डिजिटली आप ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। बैंकों में जाया करते थे, लाइन लगाते थे, लोग एक दूसरे से मुलाकात करते थे टिकट के समय, लेकिन अब सब अलगावित है और सब एलिनेटेड हो गया। कैसे कैसे अलगाव बढ़ा है। और पहले वस्तुएं क्या थी कि कोई व्यक्ति तैयार करता था तो उस पे मुहर लगता था, जैसे कोई स्वेटर कोई बहन या कोई माता बनाती थी तो उस पे लगता था कि ये उसका है, लेकिन अब क्या है, इतने लोग मिल करके बनाते हैं कि वो प्रोडक्ट किसका है, इस बात से बड़ा ही अलगाव रहता है। अब यहाँ पर इसी चीज को हम आगे डिटेल में समझाएंगे भी अभी, लेकिन ये अगला कुछ स्टेटमेंट है उनको जान लेते हैं। कि मार्क्स कहता है कि अलगाव एक ऐसी अवस्था है। पहली बात तो अलगाव क्या है, अलगाव जो है एक दार्शनिक अवधारणा है छात्रों, कन्फर्म जान लीजिए, ठीक है। दार्शनिक मतलब हो गया कि जब व्यक्ति जो है अपने आप को क्या है, उससे विरक्त महसूस करता है, किसी चीज में अपनापन नहीं रह जाता, तो उसी को क्या कहते हैं, अलगाव कहते हैं। तो कहते हैं अलगाव एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य अपनी ही बनाई ताकतों के अधीन हो जाता है। जैसे सपोज करिए मान लीजिए अब हमने एक बना दिया कि आपका लेक्चर जाना है, ठीक है। अब लेक्चर जाना है आपके पास में, अब हमने एक सिस्टम बना दिया, लेकिन अब क्या है कि जब आप लेक्चर हमारे ऑफलाइन होते थे तो हम आते थे सामने, तो आते थे तो उसमें बच्चों से कह देते थे भाई देखो तबीयत खराब है, वो बच्चे भी देखते थे, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं कह देते थे कि ठीक है सर आज ना पढ़ाइए, आज हम लोग अपना डिस्कशन कर लेते हैं या ठीक है ना। लेकिन अब क्या है कि हमने क्या किया कि ऑनलाइन अपनी ही ताकत एक बना दिया कि ऑनलाइन माध्यम से हम आप तक अपने विचारों को पहुंचाएंगे। अब हमें कोई मना करने वाला नहीं है। अब हम क्या है, अब हम चाह करके भी, तबीयत खराब भी है तब भी आपके सामने लेक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मार्क्स का, इसी को कहते हैं अलगावित होना। हम चाह नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी हमें वो चीज करना है। तो जो ये सिस्टम बना, पहले एग्रीकल्चर सिस्टम था तो लोग अपने हिसाब से टाइम के हिसाब से आते जाते थे, एक स्वच्छंदता थी। लेकिन जैसे जैसे मशीनें बनने लगी, टाइम टेबल सेट होने लगा, चीजें बनने लगी, लोग अपने आप मशीनीकरण होने लगा और अपने आप से अलगावित होने लगे, वो अपने आप को मशीन समझना शुरू कर दिए, ठीक है। उनका अपना जो कहते हैं कि अपनी इच्छाएं जो है वो धीरे धीरे करके दबने लगी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, तो ये एक प्रकार की ये दार्शनिक अवधारणा है छात्रों, ठीक है। अब वो अलगाव कैसे कैसे होता है वो सब भी हम आगे चल करके बात करेंगे अभी, ठीक है, कि कैसे प्रोडक्शन में अलगाव आता है, इस चीज को भी बताएंगे। अगली चीज यहाँ पर आ जाती है कि मार्क्स के अनुसार, मार्क्स क्या कहता है, वो कहता है इतिहास शोषक और शोषितों के मध्य की कहानी है। पूरा का पूरा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, और इसमें दो ही वर्ग होते हैं, या तो एक शोषक वर्ग होता है और एक शोषित वर्ग होता है, यानी हैव एंड हैव नॉट, जिसके पास में वस्तुएं संसाधन है और दूसरा जिसके पास में कुछ नहीं है, ठीक है। तो इन शोषक और शोषितों के मध्य की कहानी है, मार्क्स ऐसा व्यक्त करता है। ये स्टेटमेंट है, ये सब छोटे छोटे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं तो इनको आप बता लीजिएगा। और मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद के पूरक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। अब एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर आ गया कि ऐतिहासिक भौतिकवाद क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कहता कि अब तक के समस्त अस्तित्वमान समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यानी ये जो आपका वर्ग संघर्ष है ये नहीं है कि आज ही है, ये शुरू से ही है। यानी कि जब से सबसे पहले आदिम साम्यवाद था, तो आदिम जब साम्यवाद था छात्रों, तब उस समय कोई भी कह लीजिए कि किसी के पास में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है। बहुत कम जनसंख्या थी, बहुत बड़ा प्राकृतिक समूह था, लोग केवल प्रकृति पर निर्भर थे, ठीक है। तो जब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी तो वहां पर कोई द्वंद्व नहीं था। लेकिन जैसे ही दास युग आता है, ठीक है, स्लेवरी, यानी उसके बाद में प्राचीन दास युग आ जाता है, ठीक है, प्राचीन एंशिएंट स्लेवरी, जिसको प्राचीन दास युग कहते हैं। तो जब प्राचीन दास युग आता है छात्रों, स्लेवरी एज, तो वो कहते हैं कि इसमें कौन होते हैं, जो एग्रीकल्चर या कहीं ना कहीं पेस्टोलिंग जो करते हैं, पशुपालन करते हैं। तो एक पशुओं के मालिक होते थे, एक चरवाहे होते थे, उनके मध्य में यानी मालिक और दास, जो स्लेव और मास्टर के बीच में
दो वर्ग बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर शोषण स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में आगे चल करके दास युग के बाद में एग्रीकल्चर वाला आता है, ठीक है। तो जब एग्रीकल्चर युग आता है तो उस समय एशियाई समाज या इसी को हम सामंती समाज भी कहते हैं, सामंतवादी, ठीक है। फ्यूडल सोसाइटी आती है सामंतवादी, या इसी को एशियाटिक सोसाइटी भी कहते हैं। एशिया में इसी के बगल में एशियाटिक सोसाइटी और यूरोप के अंदर में सामंतवाद, यानी यहाँ पर सामंत और किसान हुआ करते थे। जो सामंत होते थे यानी राजा के लठैत जो लेकर के मतलब रेंट वसूलते थे, ठीक है, लगान। और एक तरफ जो है भूमिहीन किसान हुआ करता था जिसके यहाँ से लगान जाता था, भले उसके घर में खाने के लिए कुछ ना हो लेकिन उसके यहाँ से वस्तुएं जाती थी। तो ये दो वर्ग यहाँ पर बना हुआ था, सामंत और किसान के मध्य में, तो वहाँ सामंतवादी। और उसके बाद में जब सामंतवाद यानी कृषि व्यवस्था के बाद में जब 17वीं 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे कर करके, है ना, जब पूंजीवाद आ जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बाद में जब इंडस्ट्री स्थापित होती है तो पूंजीवादी समाज आ जाता है, ठीक है। और वर्तमान तक पूंजीवादी समाज चल रहा है। तो पूंजीवादी समाज में एक तरफ मालिक होता है, ठीक है, यानी जिसको उन्होंने बुर्जुआ कहा, जो पैसे वाला है, हैव। और दूसरा हैव नॉट, यानी जिसको हम कहते हैं सर्वहारा। तो मालिक यानी बुर्जुआ और सर्वहारा शब्दों का प्रयोग किया। सर्वहारा यानी जो सब कुछ हार गया, मजदूर वर्ग, ठीक है। और मालिक यानी कि जो आपका बुर्जुआई जिनको कहते हैं, ठीक है ना। तो बुर्जुआ और सर्वहारा दो प्रकार के वर्ग हुए पूंजीवाद में, उन्होंने बताया। तो आप यहाँ पर देखिए तो ऐतिहासिक का अर्थ समझ गए कि ये इतिहास बता रहा है कि जब से समाज चल रहा है तब से कोई न कोई जो है ये। अब ये कहते हैं कि इन सब चीजों के पीछे कारण क्या है? कारण है प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं संघर्ष जो है, जो संघर्ष है, इस संघर्ष के पीछे का कारण क्या है? भौतिकतावाद है। भौतिकतावाद का मतलब हो गया जो भी भौतिक वस्तुएं जिनके पास में चीजें उपलब्ध हैं, और भौतिकवाद का मतलब ये हो गया, इसी को हम कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर हम लोग पूंजीवाद के अगर कॉन्टेस्ट में कहें तो यहाँ पर इसको सीधा सीधा कह सकते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, जो व्यक्तिगत संपत्ति होती है, ठीक है। तो अगर ये कहते हैं कि यही व्यक्तिगत संपत्ति ही जो किसी के नाम से संपत्ति हो जाती है, इसका मालिक बन जाता है, तो ये इसी संपत्ति के जरिए फिर क्या करता, और लोगों का क्या करता है, एक्सप्लॉयटेशन। जो और लोग हैं यहाँ पे छोटे मोटे, उनका सबका एक्सप्लॉयटेशन करने का काम करता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री का ये मालिक होता है। अब आप समझ गए, यानी ये का पूरा पार्ट बन गया, ठीक है। और ये हर एज में, हर टाइम पीरियड में, हर मतलब युग में ऐसा रहा। अब वो आगे चल करके बात भी करते हैं कि पूंजीवाद जो है ये जब समाप्त होगा तो अब धीरे धीरे करके, क्योंकि पूंजीवाद में क्या है कि अब क्रांति होगी, जैसे तमाम जगह की क्रांति हो गई, जैसे राज्य क्रांति हो गई, फ्रांस की राज्य क्रांति हो गई। अब इसके बाद में फिर क्या होगा कि लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। और लोकतंत्र की स्थापना के पश्चात जब लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा तो समाजवाद बनेगा, ठीक है, यानी सोशल। लेकिन ये टेम्पोरी होगा, वो समाजवाद को नहीं मानते। यानी 5 जो एज में डिवाइड करते हैं वो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा पूंजीवाद, और 5वें नंबर पर पुनः साम्यवाद की बात करते हैं। तो साम्यवाद मतलब जिसको कहते हैं वर्ग विहीन समाज, छात्रों वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं। वो कहते हैं पुनः प्राइवेट प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगी और लोग अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करेंगे। उस पर केवल सरकार का केवल जो है हक होगा, सरकार ही तो चलेगी, और उसके बाद में सब लोग अपने हिसाब से। लेकिन छात्रों ये अभी आ नहीं पाया, यहाँ पर कल्पनातीत यहाँ पर प्रतीत होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक चीजें बनी हुई हैं, ठीक है। पूंजीवाद तो करंट में चल रहा है, और ऐसा मतलब जो है इनका मानना है कि पूंजीवाद समाप्त होगा, उसके बाद समाजवाद के बाद में साम्यवाद की स्थिति बनेगी। तो समाजवाद तो कहीं ना कहीं स्थापित हो गया है, ठीक है। धीरे धीरे करके सरकारें बहुत सारी चीजों को अपने अंडर में ली, ठीक है, और बड़ी बड़ी कंपनियां समाजवाद लोकतंत्र स्थापित हुआ। लेकिन पुनः फिर समाजवाद जो है, जैसे आप देखिए यूरोप के अंदर में, जब इधर रसिया में देखिए तो वहाँ समाजवाद था, ठीक है। लेकिन पुनः जो है वो टूट गया, और टूट करके फिर से जो है यूएसएसआर टूट करके फिर कुछ देश उसके यूरोप में मिल गए। तो कहीं ना कहीं समाजवाद टूटा और पुनः जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को मान्यता, क्योंकि फिर जब समाजवाद हो गया तो लोग अकर्मण्य होने लगे, फिर लोग काम करना बंद कर देंगे और विकास का पहिया फिर रुक जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि जो लोग मेहनत करें वो मेहनत करके अपने पास में प्राइवेट प्रॉपर्टी को इकट्ठा करें, उनके जरिए लाभ कमाएं। तो यहाँ से फिर जो है जो साम्यवाद की ओर जाना था वो साम्यवाद तो नहीं हो पाया और समाजवाद की ओर रह गया, ठीक है। तो कम्युनिज्म की बात करते हैं छात्रों, लेकिन अब बात अभी यहाँ तक पूरी नहीं हो पाई। तो आप पूंजीवाद चल रहा है,
अब आप समझ गए होंगे कि ये पूरा का पूरा कहानी क्यों ऐतिहासिक कहते हैं और क्यों भौतिकवाद कहते हैं। तो भौतिकवाद का मतलब हो गया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो वस्तुएं हैं द्वंद्व उसी में है, किसी के पास में कोई वस्तु है और किसी के पास में वस्तु नहीं। आपके पास में कोई वस्तु है, अगले व्यक्ति के पास में नहीं है, तो आप उसके मालिक है, ठीक है, आप उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। और अगर आपके पास में वस्तु है, अब समझ गए होंगे पूरी बात मैं बता रहा हूँ। और इसके उत्पादन प्रणाली में, यानी उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के एक तरफ मालिक होते हैं और एक तरफ उसमें मजदूर। तो जो कहते हैं कि उत्पादन प्रणाली में अंतर विरोध की अभिव्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। तो जो भी प्रोडक्शन है, चाहे वो कृषि में प्रोडक्शन हो छात्रों, चाहे वो किसी चीज में भी प्रोडक्शन हो, उसके मालिक और मजदूर वो दो अलग अलग वर्ग के रूप में बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसका है, ठीक है, ओनरशिप, और एक वंचितता, यानी कि जो उससे वंचित हैं के आधार पर अब तक का मानव समाज परस्पर विरोधी हितों वाले दो वर्गों में विभक्त रहा। स्वामित्व हमेशा चाहता है कि उसका अधिकतम लाभ हो, ठीक है, वो मेन चीज उस पर प्रॉफिट ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, उसका मेन है। और वंचित वर्ग वो इसको एक्सप्लॉइट करता है, इसका एक्सप्लॉइटेशन बढ़ता जाता है। तो बाद में चल करके जब पूंजीवाद आया तो उसमें एक्सप्लॉइटेशन की पराकाष्ठा और ज्यादा बढ़ गई। तो जैसे जैसे एक्सप्लॉइटेशन बढ़ता गया, वह व्यक्ति जो वंचित वर्ग है, ठीक है, शोषित वर्ग है, वो अलगावित, अपने आप से अलगावित होने लगा, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, तो उत्पादन के जो साधनों का स्वामी वर्ग है, जो उत्पादन के साधनों का स्वामी वर्ग है एक तरफ, यानी एक वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी वर्ग, जिसको कहते हैं हैव। तो ये देखिए, इसको जो है हैव एंड हैव नॉट, शोषक और शोषित भी वर्ग भी कहते हैं। इसके लिए बार बार जब शब्द आते हैं छात्रों, तो यहाँ पर आपको ध्यान करके करना होगा, इंग्लिश वर्जन में हैव एंड हैव नॉट इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वहां कंफ्यूज नहीं होगा। और बाकी मैं टेस्ट में एक दो शब्द हिंदी के लगा करके आप लोगों से पूछ लूंगा कि वहां पर और क्या क्या शब्द जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका टेस्ट में आ जाएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे हिंदी के भी, लेकिन आप इंग्लिश वर्जन में सिर्फ हैव एंड हैव नॉट का कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में स्वामी द्वारा सदैव वंचित वर्ग, जो स्वामी है यानी मास्टर, स्वामी द्वारा सदैव वंचित वर्ग का शोषण किया जाता रहा है, और इस शोषण को लेकर दोनों वर्ग परस्पर संघर्ष रहे हैं हमेशा, क्योंकि लोग एक दूसरे से लाभ चाहते हैं। और संघर्ष की यह प्रक्रिया दास युग में दास और मालिक के बीच में रही, ऊपर मैंने बता दिया। सामंत युग में सामंत और अर्धदास किसानों के रूप में मतलब रही है। आगे इसी क्रम में देखा जाए तो पूंजीवादी युग में पूंजीपत और श्रमिकों के बीच रही है। इसीलिए मार्क्स कहता है कि अब तक का जो मानव समाज है, मानव समाज का इतिहास है, वो हमेशा वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। क्लियर हो गई बात। आगे देखिए, मार्क्स का मानना है कि निजी संपत्ति के अधिकार के कारण ही, ये प्राइवेट निजी संपत्ति, यही मेन चीज है। वो कहता है कारण क्या है, निजी संपत्ति जो निजी संपत्ति पर राइट्स होता है, निजी संपत्ति के अधिकार, इसी के कारण ही पूंजीवादी युग में समाज परस्पर विरोधी दो वर्गों में विभक्त रहा। एक पूंजीपति वर्ग जिसको कहते हैं बुर्जुआ, ठीक है, वो इनके लिए एक वर्ड यूज करता है बुर्जुआ, और उसके बाद में एक श्रमिक वर्ग है जिसको वो कहता है सर्वहारा, ठीक है। अब छात्रों आगे चल करके यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन मैं लिख देता हूँ, वो बुर्जुआ को भी दो वर्ग में डिवाइड करता है, ठीक है, एक बुर्जुआ और दूसरा एक पेटी बुर्जुआ भी कहता है, ठीक है, एक पेटी बुर्जुआ टर्म का यूज कहता है। एक तो बुर्जुआ है और दूसरा जो है आपका पेटी बुर्जुआ। पेटी बुर्जुआ किसे कहते हैं, बुर्जुआ का मतलब सीधा सीधा जो मालिक होता है, ठीक है, जो पूंजीपति होता है वो तो बुर्जुआ हो गया, लेकिन पेटी बुर्जुआ का मतलब हो गया जो व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले लोग थे, जैसे सीईओ, जो कंपनी के सीईओ हैं, मैनेजर्स हैं, ये सब क्या है, पेटी बुर्जुआ वाले लोग हो गए, ठीक है। और सर्वहारा में भी वो कहता है दो वर्ग है, एक तो सर्वहारा जो जाकर के फैक्ट्री में काम करते हैं, और एक कहता है लुम्पन सर्वहारा, लुम्पन, ठीक है, वो कहता है लुम्पन सर्वहारा, लुम्पन सर्वहारा। तो लुम्पन सर्वहारा वर्ग ये क्या होता है, इसमें पिक पॉकेटर्स आते हैं, यानी जो पॉकेट मार, उठाईगीर, चोरू, चक्के चक्के, ये सब जो बहुत ही मतलब दीनहीन दशा में होते हैं, वो लुम्पन सर्वहारा। इस तरीके से अगर वो वर्गों की बात करता, क्लास की बात करता है, तो यहाँ पर ये इसके जो वर्ग हैं, पहले तो दो ही वर्ग में डिवाइड करता है, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, ठीक है, और इसको दो दो पार्ट में डिवाइड करता है, बुर्जुआ, पेटी बुर्जुआ, और यहाँ पर लुम्पन सर्वहारा और लुम्पन सर्वहारा, इस तरीके से। तो ये कभी टर्म पूछा जाए तो आप इसको ध्यान रखिएगा, लुम्पन सर्वहारा में कौन आते हैं, तो मैंने बता दिया
कि पिक पॉकेटर्स, ठीक है, जो जेब कतरे हैं, पॉकेट मार हैं, ये सब आते हैं। या पेटी बुर्जुआ में कौन आते हैं, तो व्हाइट कॉलर जो जॉब करने वाले लोग होते हैं, किसी कंपनी के सीईओ, मैनेजर, ठीक है, ये सब लोग जो है पेटी बुर्जुआ के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, सब आपको टेस्ट में मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा लीजिएगा। बस ये है कि आप 1-2 बार 3 बार जरूर इसको सुना करिए। और मैंने बताया था कि एक्यूरेसी आपकी बहुत हाई होनी चाहिए छात्रों, ठीक है। अगर एज ए जनरल कैंडिडेट देखा है, जनरल हो या ओबीसी, ये मान के चलिए कि 90%, ठीक है, 125 क्वेश्चन में जो 90% प्लस में लेकर के आते हैं, उन्हीं के सिलेक्शन की दावेदारी की जाती है। तो जो अभी अपने टेस्ट के अंदर में जो लोग, कई लोगों को मैं देख रहा हूँ भूल भटक रहे हैं और थोड़े थोड़े नंबर ला रहे हैं, ठीक है, वो कृपया अपनी मेहनत को बढ़ा दें और 10 बार पढ़ने की कोशिश करें इसको। देखो हम तो 1 बार पढ़ाएंगे, लेकिन ये ऐसी फैसिलिटी है छात्रों कि आप चाहें तो इसको 10 बार पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो फैसिलिटी है तो उसका लाभ उठाइए, और लाभ उठाइए। और साथ ही साथ में जो सबसे परम ज्ञान है वो आपका यही है कि कभी गलती, जब तक आप सेलेक्ट ना हो जाए तब तक शेयर और ना करें, क्योंकि जहां शेयर किए, जहां चीजें एक्सप्लोज हुई, तो आपका ये सब पढ़ना लिखना सब बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे बार बार, कई बार विनम्र निवेदन रहा, ग्रुप पे भी मैं लिखता रहता हूँ, और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी, आप पहले ये जो एग्जामिनेशन आ रहा है इसको दे लीजिए, ठीक है, उसके बाद में अपना पढ़ाइए, जो मन करे वो करिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि उत्पादन के साधनों के मालिक अर्थात पूंजीपति मुख्य उद्देश्य क्या है, मुनाफा को अधिकतम करना होता है, ठीक है। तो पूंजीपति यहाँ पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि उत्पादन के साधनों के मालिक अर्थात जो पूंजीपति होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मुनाफा को अधिकतम करना होता है। भाई क्यों लोगों के मध्य में विवाद क्यों है, क्योंकि पूंजीपति का मेन उद्देश्य है कि अधिकतम लाभ उठाए, और जैसे ही मुनाफा उन्मुक्ता आती है वैसे ही शोषण आरंभ हो जाता है, यानी उतना ही पैसा दे करके और कहीं ना कहीं अतिरिक्त काम कराना चाहता है। अब इस शोषण को मूर्त रूप देने के लिए वो क्या करेगा, अतिरिक्त मूल्य यानी सरप्लस वैल्यू जिसको कहते हैं। जैसे सरप्लस वैल्यू किसे कहते हैं वो जान लेते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई वस्तु का प्रोडक्शन करना है, 5 रुपए लगाया, और 5 रुपए लगा करके वस्तु प्रोडक्ट हो गई, और आप इसको मान लीजिए कि 7 रुपए में बेच रहे हैं। अब जब 7 रुपए में बेच रहे हैं तो इसमें जो पैसा आपके पास में आ रहा है तो 2 रुपए का लाभ। अब आप एक तरफ कोशिश करेंगे कि ये 7 रुपए की वस्तु बढ़ करके 8 रुपए में बेचने लगे, और दूसरी तरफ करेंगे कि ये जो चीजें हैं, जिन मजदूरों को रखे हैं काम पे, उसमें सस्ते मजदूर या ज्यादा उनसे काम कराया जाए, तो इसके लिए ताकि इनकी कॉस्ट भी कम हो जाए, 4 रुपए ही हो जाए। तो एक तरफ 1 रुपया इधर आपने बढ़ाने की कोशिश की, तो ये जो दोनों के मध्य में अंतर आ गया, पहले जो अंतर क्या, 5 रुपए और 7 रुपए के मध्य में 2 रुपए का लाभ आ रहा था, तो ये लाभ बढ़ करके अब 4 और 8 हो गया, तो यानी अब 4 रुपए का लाभ वो कमाना शुरू कर दिया, 2 रुपए गिना, तो यही क्या हो गया, सरप्लस वैल्यू हो गया, ठीक है, अतिरिक्त मूल्य। अब छात्रों जब ये अतिरिक्त मूल्य हो जाता है, यानी 4 रुपीज अगर बचने लगे 2 की जगह, तो क्या ये 4 रुपए इनमें ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, नहीं करता है, ठीक है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करे तो फिर यहाँ पर समस्या ना हो, लेकिन फिर ये क्या करता है कि जो पूंजीपति है ये सरप्लस वैल्यू को हमेशा अधिकतम बढ़ाता चला जाता है, और चीजें जो है धीरे धीरे करके यहाँ से शोषण की शुरुआत हो जाती है। तो कहने का मतलब हो गया कि अतिरिक्त मूल्य ही ये एक्सप्लॉयटेशन है, यानी पूंजीपति घटिया सामान बेचेगा, मिलावटी सामान बेच डालेगा, कम से कम मजदूरों को बेरोजगारी का फायदा उठा, मतलब सारा कृत्य वो करेगा। साथ ही साथ में जनसंख्या, भारी जनसंख्या, उसी के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो वो उनकी कीमत भी बढ़ाएगा। तो ये सब मिला करके उसके अतिरिक्त मूल्य मैंने यहाँ पे समझा दिया। तो अतिरिक्त मूल्य ही शोषण का मूर्त रूप है, ठीक है। अब वो अतिरिक्त मतलब जो है मूल्य अगर उसके पास में आता है तो अतिरिक्त मूल्य का शोषण करता है, यानी उनको सबको अपने पास में रखता चला जाता है। कौन, ये जो पूंजीपति है। अब जब पूंजीपति के पास में 2 रुपए बचत होती थी, अब 4 होने लगी, तो धीरे धीरे पूंजीपति क्या होने लगा, ये जो पूंजीपति है ये धीरे धीरे और मोटा होने लगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मजदूर वर्ग था, ये पहले जो थोड़ा सा मतलब काम धाम कर रहा था, वो बिल्कुल यहाँ पर मतलब सिकुड़ने लगा, ठीक है, ये बिल्कुल एकदम पतला होने लगा। कारण है इसको ज्यादा मेहनत, सर्व हारा, अपना सब कुछ हार गया, डिपेंड है इसी के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा ये पापुराइजेशन, दरिद्रीकरण में वृद्धि होगी। ये देखिए, ये दरिद्र नारायण बन गया, ठीक है,
यानी कि यह व्यक्ति जो है धीरे धीरे करके जब इसके सब कुछ एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है हर तरीके से बीमार आत्मा के रूप में, तो यहाँ पर इसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, तो ऐसे में ये जो है दरिद्रीकरण में अब जब यह व्यक्ति दरिद्रीकरण में हो गया, मेहनत भी खूब कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, सारा काम कर रहा है, लेकिन इसके बाद इसको कोई अतिरिक्त मूल्य भी नहीं मिल रहा है और ये अपना श्रम बेचने के लिए मजबूर है, ठीक है, मतलब जिंदा रहने के लिए इसको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में यह व्यक्ति उस जो कार्य है उससे अलगावित महसूस करने लगेगा, अलगाववाद उत्पन्न होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो अपने प्रोडक्शन से अलगावित महसूस करेगा, ठीक है, तो अपने प्रोडक्शन से अलगावित महसूस करने लगता है। तो मतलब यहाँ पर छात्रों सबसे पहले वो जो उत्पादन की प्रक्रिया है उससे अपना मतलब जो है अलगाव महसूस करेगा। क्यों उत्पादन की प्रक्रिया से ये जो है अलगाव महसूस करेगा, क्योंकि उसका कारण है कि वो बना कुछ रहा है, लेकिन उस पर जो कुछ भी बना रहा है, कोई भी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, कुछ भी कर रहा है, लेकिन अंत में उस पर किसी कंपनी का ठप्पा लग रहा है और उस कंपनी का नाम हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कुछ भी सृजनशीलता है, जो भी वो क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी का नाम कौन कमा रहा है, कोई दूसरा कमा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ये उसको अपने कार्य से अलगाव महसूस। दूसरा काम, एक तो पहला अलगाव, दूसरा चीज है कि उत्पादन से अलगाव, यानी एक तो उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव हो गया कि जो प्रोसेस थी, ठीक है, उत्पादन की प्रक्रिया उसका वो चाह रहा था कि उसमें उसका नाम हो, लेकिन अब दूसरा उत्पादन से अलगाव, यानी क्या उत्पादन हो रहा है वस्तु, क्योंकि उसको उत्पादित वस्तु से कोई मतलब नहीं, उसको उपभोग करना नहीं था, तो इसलिए जो प्रोडक्शन था उससे अलगाव हो गया, क्योंकि वो वस्तु घटिया बने, कम बने, अच्छी बने, बेकार बने, ठीक है, पैसा ज्यादा लगे, कम लगे, अब इन सब चीजों से उसका कोई मतलब नहीं है। तो उस वस्तु के, जैसे आपने मिठाई की दुकान में मिठाई बन रही है और कैसे भी बने उसको थोड़े खाना, दूसरे को खिलाना है, खाली मिठाई बनने से मतलब है, ठीक है। तो एक तो उत्पादन की प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए कोई कारीगर है और सोच रहा है कि बढ़िया अच्छे से बने और साफ सफाई ये वो ऐसा वैसा रहे, तो उसने कहा ये सब कुछ नहीं, सिम चलवा दीजिए, ठीक है, और सब चलवा दिया, उसी में सब कच्चा पक्का मिला करके बना के बढ़िया रख दिया, तो उत्पादन की प्रक्रिया से अलगा हुआ, जो सृजनशीलता थी वो खत्म हुई हलवाई की, ठीक है। दूसरी चीज, उत्पादन से क्या बन के आइटम जा रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं, खाएगा कौन, कहीं जौन खाएंगे लोग वो देखा जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि उसका बस केवल वो बना रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। तीसरी चीज है कि अब वो क्या हो गया कंपनी से, यानी कि जो है अब वो अपने कहीं ना कहीं से, मतलब जो कंपनी है, जो समूह के लोग हैं, ठीक है, अपने समूह से, जिस समूह में रह रहा है अपने समूह से अलगावित हो जाता है, यानी अपने समूह का मतलब जिस कंपनी में काम कर रहा है या जहाँ जिस संस्था में काम कर रहा है उस संस्था से भी अलगावित, क्योंकि वो जान रहा है कि अपनी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, खाली आना है, जाना है, और उसके बाद हमको यहाँ से दो पैसे की रोजी रोटी मिलती है, और उसके बाद में कोई उस कंपनी के प्रति उसकी आस्था जो है कि कंपनी अपलिफ्टमेंट करे, ये करे, उसका इन सब चीजों से भी अलगाव समाप्त हो जाता है, ठीक है। कारण क्या है भाई, कारण यह है कि इसका जो कंपटीशन है वो मालिक से होता है, मालिक भाई अपने लाभ के लिए बात कर रहा है, वो अपने स्तर से काम कर रहा है, यहाँ पर जो है उसको कुछ ऐसा मतलब बेनिफिट या कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है एरियर वगैरह कि जिससे उसको लगे कि फायदा हो, ठीक है। और उसके बाद में फिर लास्ट में क्या होता है कि जब वो ये कार्य करते 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 उसी में मतलब जकड़ उठता है और उसको पता चल जाता है कि इस जीवन को जीने के लिए हमें यही करना है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम अपना जीवन सरवाइव नहीं कर सकते हैं, तो वो छात्रों अपने आप से अलगावित हो जाता है, अपने आप से। जैसे मान लीजिए आपके मनपसंद की नौकरी लग गई तो ठीक है, अब आप अपना एक मतलब आप अपना एक कैरियर चाहते हैं, भविष्य चाहते हैं, आप अपनी एक मतलब छवि है, लेकिन आपकी अपनी छवि ही खत्म हो गई, ठीक है, आप किसी जो है संस्थान का हिस्सा बन गए, उस संस्थान में कूड़े में भांग पड़ी है तो आप भी उसी तरीके से काम करना शुरू कर दिए जैसा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, अपने आप से भी अलगावित कि भाई हम सिस्टम के हिस्सा हैं, जैसे हमको यूज किया जाएगा वही हम करें, जो आपके अंदर में क्रिएटिविटी है वो समाप्त हो गई। तो आप ये अलगाव 4 चरण पे हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, उसको ध्यान रखिएगा कि पहले उत्पादन की प्रक्रिया आप चाह रहे थे ऐसा नहीं ऐसा बने, लेकिन मालिक कह रहा है जैसे बन रहा है वैसे बनेगा। उत्पादन से, जो प्रोडक्ट है उससे अलगाव, क्योंकि उत्पादन आपको तो कोई यूज नहीं करना है और उस पर लाभ का चस्का लगा हुआ है, तो लाभ के कारण उसकी गुणवत्ता में भी गिरावट आ गई, गुणवत्ता में गिरावट हुई, उसके बाद में कंपनी को जो कुछ भी लाभ हो रहा है तो कंपनी मालिक अपने समूह से, क्योंकि समूह में क्या है कोई मतलब नहीं है, आप मिल करके कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें लाभ
कोई उसके, और साथ ही साथ में फाइनली है कि अपने आप को केवल एक मतलब मान करके, मशीनीकरण मान करके, और फिर आप उसका कार्य करते रहते हैं। क्योंकि देखिए ये जो प्रक्रिया होती है, अपने आप से जब अलगावित महसूस करने लगते हैं छात्रों, तो यहाँ कारण है कोमोडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, कोमोडिफिकेशन का मतलब समझ रहे हैं, इसको हम कहते हैं वस्तुकरण। ठीक है, आपको सिर्फ एक लेबर माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी कंपनी में जब आप काम करते हैं तो सिर्फ एक लेबर के रूप में कार्य करने लगते हैं वहां पर, और कुछ नहीं रह जाता है। ठीक है, तो उसी का कहते हैं वस्तुकरण। जैसे आपने देखा होगा कि जब जो लोग कार्य करने वाले होते हैं, और मान लीजिए कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहां पर लेबर के रूप में गिनती है। तो लेबर मतलब उनसे कोई सहानुभूतिक रवैया नहीं होता है। ठीक है, जैसे कोई लेबर बीमार है तो उसके प्रति कोई सहानुभूतिक है, भाई लेबर को लेबर की श्रेणी में, जैसे वस्तुओं की श्रेणी में गिनती किया जाता है, इसी तरीके से कोमोडिफिकेशन हो जाता है। यही सब स्थितियां ऐसी बन जाती हैं। जैसे अब आप एक कोमोडिफिकेशन को हम एक शब्द में और भी समझा दें तो आपको, मान लीजिए आप किसी कंपनी में 10 साल से काम कर रहे थे। ठीक है, अब 10 साल से काम करके जब वो कंपनी एकदम जीरो की थी, तब से लेकर काम करते 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 आप बहुत बड़े पद पर, अब वो कंपनी बहुत आगे निकल गई 10 साल तक। लेकिन जैसे ही आपका अल्टरनेट आया और आपको इस कंपनी में 10,000 रुपए मान लीजिए मिल रहे थे, 2,000 रुपए से काम करना शुरू किया, 10,000 रुपए मिल रहे थे, आपका अल्टरनेट कोई भी आ गया और कह रहा सर यही काम हम 8,000 रुपए में कर देंगे, अब आपकी तुरंत छुट्टी बन जाती है। तो ये क्या हुआ, क्योंकि अब ये नहीं है कि ये बंदा बहुत दिनों से लगा हुआ था, इस पे इतना काम कर रहा था, तो एक मानवता, ह्यूमनिटी वाली बात, कोमोडिफिकेशन हो चुका है, बाजारीकरण हो गया, पण्डीकरण हो गया है आपका। इसका मतलब आपको सिर्फ एक उसी चश्मे से देखा जाता है, लेबर के चश्मे से देखा जाता है। आपकी यहाँ छुट्टी हो, आप अपनी सिंपैथी लेकर के करे साहब हम सबको घर घर में, ये जितने ऑफिस में एक एक बंदे ईंटों को जानते, वो सब बातें वहीं समाप्त, और नया इतिहास वहां से शुरू हो जाता है। तो इसीलिए वो अपने आप से क्या हो जाता है, अलगावित हो जाता है छात्रों। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो यहाँ पर विमुखन, एलिनेशन होता है। ठीक है, एलिनेटेड हो जाता है व्यक्ति, बिल्कुल एलिनेटेड, यानी जिसको हम कहते हैं अलगावित महसूस करने लगता है। ठीक है, विमुखन आदर्श शून्यता वाली स्थिति हो जाती है, यानी जो नॉर्म्स होते हैं उन नॉर्म से कोई मतलब नहीं। अब जब जो उसकी चाहत इस प्रकार की चीजें खत्म हो गई, अब ये क्या होता है कि उसके अंदर में वर्ग चेतना आती है। वो जब इस लेवल पर पहुंच जाता है तब वो फीलिंग करता है कि व्हाट इज आई एम, मैं क्या हूं, क्योंकि अब यहाँ पर उसको क्लियर हो गया कि उसको ये जान लिया गया कि अब वो मजदूर वर्ग में है, या एक ऐसे वर्ग में है जहां पर उसकी कोई उस लेवल के बाद में कुछ भी नहीं चलता है। तो अब ऐसे लेवल पर वह व्यक्ति क्या करता है छात्रों, उसके अंदर में चेतना आती है, लेकिन वो अपने आप में ही वर्ग चेतना आती है। ठीक है, जो चेतना आती है, कॉन्शियसनेस आता है कि हम कौन है, ये पता चलता है। जल्दी नहीं पता चलता, जब तक वो पर्दा चढ़ा रहता है तब तक पता नहीं चलता है। यानी कभी कभी इसको इसको धर्म का पर्दा भी चढ़ाने की, इसीलिए धर्म का पर्दा भी कहता है कि जैसे कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो कह रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, ये तो ईश्वर की कृपा है, उसी की वजह से हम ऐसे हैं, नहीं तो हम भी मालिक होते या हम बहुत बड़ा हो गया, ऐसा वैसा दुनिया भर की बात करता है, या हमारे परिवार की देन है, हम उस परिवार में जन्म लिए, दुनिया भर की बात वो करता है। इसीलिए वो कहता है कि धर्म जो है जनता के लिए अफीम है। ठीक है, जनता के लिए अफीम है, यानी रिलीजन इज ओपियम ऑफ पीपल, तो जनता के लिए अफीम है। अफीम जैसे खाने वाला व्यक्ति क्या है कि वो दिग्भ्रमित हो जाता है, वो अपने आप को राजा समझ बैठता है, यानी कि वास्तविकता से परे हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर वह व्यक्ति अपने समस्त दुखों का कारण स्वयं को ना मान करके, उस समाज को ना मान करके, उस शोषणकारी व्यवस्था को ना मान करके नियति मानने लगता है। कहता है ये ईश्वरीय कृपा है, अगर ये सब सही होता, हमारा भी स्वास्थ्य सही होता तो आज हम तीर मार देते। अब स्वास्थ्य नहीं सही है तो उसके पीछे परिवार जिम्मेदार है ना, आप तो जिम्मेदार है नहीं। केयर अगर वो किया होता तो ऐसी स्थिति में थोड़े पहुंचते आप। लेकिन ये क्या है कि ये अब वो अब तक गुमनाम है, वो परिवार के नाम पर, धर्म के नाम पर, और सहानुभूति के नाम पर, सिंपैथी के नाम पर, दुनिया भर की चीजों के, मतलब वो नियति मानता, कहता है ये नियति है हमारी, इसी आधार पर वो बना रहता है। लेकिन जैसे ही उसका भ्रम ये टूटता है, ये ऊपर का भ्रम टूटता है, जब उसको पता चलता है, कॉन्शियसनेस आती है उसके अंदर में, ठीक है, तब वो अपने लिए वर्ग बनाता है। यानी कि जब ये ऊपरी चश्मा हट जाता है, कोई लीडर सामने आता है, ठीक है, और उसको इन बातों को बताता है, तब वहां पर क्या होता है, अपने लिए वर्ग, यानी यहाँ पर ये वो लीडर होते हैं, इन्हीं को कहता है कि ये ऐसे मतलब लोग होते हैं
प्रोलेटरिएट में जो सर्वहारा वर्ग का अधिनायत्व करते हैं, लीडर करते हैं, वो उनके साथ में, इसीलिए देखिए सर्वहारा वर्ग के अधिनायत्व की बात करते हैं, ठीक है। तो मार्क्स को कहते नहीं कि दुनिया भर के मजदूरों उठो और अपने मतलब जो है इस पूंजीवादी शोषणकारी व्यवस्था को उखाड़ फेंको। तो जब उनके अंदर में ये भावनाएं जग जाती हैं छात्रों, तो वो क्या करता है, वो फिर जो है मतलब अपने लिए तो कौन से मतलब जो है यहाँ पर क्या था कि क्लास इन इट सेल्फ था। ये अपने आप में वर्ग का मतलब इसको कहते हैं क्लास इन इट सेल्फ, अपने आप में वर्ग। लेकिन यहाँ पर जो क्लास है वर्ग बना, वो क्लास फॉर सेल्फ बन जाएगा, ठीक है, क्लास फॉर अपने लिए वर्ग बन जाएगा। तो अपने आप में वर्ग ये फॉल्स कॉन्शियसनेस को दर्शाता है, और अपने लिए वर्ग ये रियल कॉन्शियसनेस को। अब जब कॉन्शियसनेस आ गया तो अब क्या करेगा, जैसे व्यक्ति के अंदर में रियल कॉन्शियसनेस आया, अब ऐसे ही वर्ग संघर्ष शुरू हो जाता है, ठीक है, क्लास स्ट्रगल, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि इन सब हमारे शोषण के पीछे यही लोग जिम्मेदार हैं, ठीक है। अब वह अपने कार्य को करना शुरू कर देता है। अब जब वो कार्य अपना वर्ग संघर्ष करता है तो उसमें दो चीजें वहां पर बातें आती हैं कि जो सर्वहारा वर्ग है उसका अधिनायत्व अगर अच्छा होता है तो वो विजित होता है, और नहीं होता है तो वो समाप्त भी हो जाता है। यानी वहां पर वो कहता है कि अब संघर्ष करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये है कि जो संरचनात्मक परिवर्तन लाने की बात है कि अब उसको भी डिसीजन मेकिंग के श्रेणी में रखा जाए, यानी वस्तु पर कोई भौतिक वस्तु उस पर बराबर का अधिकार मिले, ठीक है। इसलिए अब वो कहता है कि वस्तु पर अधिकार नहीं मिलेगा, एक मालिक रहेगा, मजदूर रहेगा, तब नहीं होगा। तब वो कहता है कि अधोसंरचना में परिवर्तन, यानी जो अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनें और ये सब चेंज होंगी, तो क्या होगा, जो सुपर स्ट्रक्चर है, अधिसंरचना है, ठीक है, ये जो सुपर स्ट्रक्चर है अधिसंरचना, इसमें तो अधोसंरचना में परिवर्तन होगा तो अधिसंरचना परिवर्तित होगी। अधिसंरचना मतलब विचारों में, कला में, विज्ञान में, इसमें सब में। और ये ऐसा तभी हो पाएगा, किसके जरिए होगा, क्रांति करना पड़ेगा, जो मजदूर वर्ग है इनको क्रांति लानी पड़ेगी, ठीक है, और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद जो है स्थापित होगा। इस तरीके से समाजवाद, उसके बाद में साम्यवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने ये पूरा सीक्वेंस समझा छात्रों की कैसे कैसे मार्क्स जो वो कहता है कि दुनिया भर के जितने भी विद्वान हैं सिर्फ दुनिया को समझने का प्रयत्न किए कि दुनिया क्या है, कैसे है, लेकिन प्रश्न है यहाँ बदलने का। तो यहाँ भी प्रश्न बदलने का है कि ये चेंज कैसे होगा, बदलाव कैसे आएगा, उस बदलाव का एक फॉर्मेट उन्होंने दिया हुआ है। इसीलिए मार्क्स की थ्योरी में प्रैक्टिस पाया जाता है, प्रैक्टिकली है कि आप इसी प्रैक्टिकल के आधार पर इस समाज को, इस चीज को चेंज कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो अगले पार्ट में हम लोग फिर, ये तो पार्ट 1 है, अभी इस पे बहुत सारे थिंकर्स हैं, ठीक है, तो उनका संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत भी चलेगा, सीमेल कोजर कॉलिंस का भी चलेगा, डैरन डार्क की थ्योरी चलेगी, और हम लोग जो है उत्तर संघर्षवादी जो नियो क्रिटिकल थ्योरी, क्रिटिकल थ्योरी और नियो क्रिटिकल थ्योरी के हैं लोग, उनको भी कहीं ना कहीं इंक्लूड करेंगे और संक्षेप में बात करते हुए चलेंगे। वैसे आपके यहाँ डायरेक्टली नहीं पीजीटी में दिया गया है सिलेबस के रूप में, लेकिन चूंकि उन्होंने सिर्फ इतना वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कह दिया, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, तो वो आता सब है, थोड़ी थोड़ी चीजें सब आती हैं, तो हम सारी चीजों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। देखो कुछ चैप्टर तो डायरेक्टली जो डेफिनेशंस है, जो कहीं ना कहीं डेफिनेशंस हो गया या बुक्स हो गई या अवधारणाएं हो गई, उनको जो रटने का विषय वस्तु है वो तो आप कर लेते हैं, या कथन हो गए, लेकिन जो समझने वाली चीजें हैं, जो 10-5 क्वेश्चन, उनको भी देखिए इसी तरीके से ये सब समझने वाले रैशनल हैं। तो आज के लेक्चर में आप इसको समझ लें, और जहाँ पर रटने वाली चीजें आएंगी उनको हम आपको बताते चलेंगे। धन्यवाद।